नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो बुक आपकी है उसमें है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल अलग अलग पर्सन अलग अलग हिसाब से देखते हैं। मान लो मैं नॉर्मल पर्सन हूँ तो मैं अपने हिसाब से देखूंगा कि मैंने पैसा जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना मुझे उसका बेनिफिट क्या हो रहा है। कहीं और जमा करता तो हमें क्या फर्क पड़ रहा है। मान लो मैं ही हूँ, मैंने 10,000 रुपये बैंक में लगाने हैं तो मुझे उसका ब्याज लगभग 7 रुपये 25 पैसे मिल रहा है, 25% मिल रहा है। अगर मैं किसी कंपनी में लगा रहा हूँ तो मुझे 8% लग रहा है। अगर मैं वही पोस्ट ऑफिस में जमा कर रहा हूँ तो मे भी 9%। हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखते हैं, हमें उसका बेनिफिट क्या मिल रहा है। कोई बंदा जो नॉर्मल पर्सन होता है तो ब्याज उसी हिसाब से लगाने की सोचता है कि जहां पर ज्यादा मिल रहा है वहीं पे लगा दें, लेकिन वहां पे सिक्योरिटी भी साथ में देखता है कि उसका मुझे बेनिफिट है या नहीं है। लेकिन जब कंपनियों की बात हो जाती है तो कंपनी ऑपोजिट सोचती हैं। ऑपोजिट कैसे सोचती हैं कि जो जो कैपिटल हमारे पास आएगी, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर बिल्कुल सही होना चाहिए। कैपिटल स्ट्रक्चर इक्विटी प्रेफरेंस डिविडेंड इस हिसाब से चल रहा है। ऑप्टिमम है तो इक्विटी प्लस डिवेंचर में ऑप्टिमम माना जाता है कि उसमें कंपनी को बर्डन नहीं होता। कंपनियां उसमें ही देखती हैं कि जो भी कैपिटल हमने अपनी कंपनी में ऐड करवाई हुई है उसको हमने यूज करना, उससे पैसा कमाना है। उनकी हमें कॉस्ट कितनी पड़ रही है, क्योंकि हमें उनको डिविडेंड देना पड़ेगा जो भी शेयर होल्डर्स हैं। अगर डिवेंचर होल्डर हैं तो उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वो पैसा हमारे पास रिकवर ऑलवेज होना चाहिए, उस हिसाब से उनको हम यूज करेंगे। यूज उस हिसाब से करना कि पैसा जनरेट हो, इस प्रोसेस को बोला जाता है लीवरेज। क्योंकि किसी का आप पैसा उधार में यूज करेंगे, कुछ बंदे होते हैं पैसे लेंगे और खा गए और वापस देने के लिए बचते नहीं। वो होता है कि हम बैंकरप्सी में चले गए या फिर हम लोग फ्रॉड में घोषित हो जाते हैं। लेकिन उस पैसे को इस तरीके से यूज करना, खुद भी उससे पैसा कमाना प्लस अदर पर्सन जिनको ब्याज टाइम पे देना है, इसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कि हमारे ऊपर कितना पैसा लग रहा है। मान लो इक्विटी का हमारे पास 5% फिक्स है डिविडेंड देना, तो 5% हमारे ऊपर कॉस्ट ऑफ कैपिटल मानी जाती है। डिबेंचर का मान लो 10%, तो हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिबेंचर की हमारे पास 10% है। भी इतने पैसे हमने हर बार सभी शेयर होल्डर्स को देने ही देने हैं। ये कंपनी वाले इस तरीके से चेक करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इन्होंने कुछ अलग अलग पर्सन ने अपने अपने हिसाब से डेफिनेशन लिखी हुई है। कोई एक पर्सन लिखा हुआ है जिसने सोलमन इजरा कोई पर्सन है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ अर्निंग और कट ऑफ रेट ऑफ कैपिटल एक्सपेंसिव। कैपिटल का जो एक्सपेंसिव है उसको कट ऑफ करने के लिए जो हम लोग पैसा है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मीन्स हमारा खर्चा तो बढ़ता ही ना कैपिटल के ऊपर भी, इतने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट पे करना, वो कैपिटल का खर्चा होता है। इसको कट ऑफ करने का जो पॉइंट है वो कितना पैसा हमें कट ऑफ करना, हर बार कमाना ही पड़ेगा, इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखे हैं हम लोग, ऐसा क्यों देखते हैं। एक तो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल, हमें मिनिमम कितना पैसा कम से कम कमाना ही कमाना। अगर ये पैसा नहीं कमाएंगे तो हमारे ऊपर वो कैपिटल बर्डन हो जाती है। दूसरा, रिवॉर्ड ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंशियल रिस्क। बिजनेस तभी चलेंगे अगर आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल पहले से पता होगी, क्योंकि ये फाइनेंस के रिस्क हैं। अगर आप लोगों को पैसा टाइम पर वापस नहीं करोगे, उनको इंटरेस्ट पे नहीं करोगे, तो वो पैसे आपसे लेके कहीं और इन्वेस्टमेंट कर देंगे। मान लो मैंने पैसे लगाए हैं, मुझे पता कि मेरा पैसा डूब रहा है, मैं उसको डूबने दूंगा थोड़ी दूंगा, तो अपने पैसे वापस ले लूंगा। मैं बैंक में भी जमा कर सकता हूँ, पोस्ट ऑफिस में भी जमा कर सकता हूँ, मुझे कंपनी में लगाने की क्या जरूरत है। तो इन चीजों की स्टेबिलिटी लेके आने के लिए कंपनी ऑलवेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पहले से देखते हैं और मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न पहले से, जैसे हम बोल रहे हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट होता है नो प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी उसको पहले देखती है। तो इसमें ये चीजें भी देखी जाती हैं। जो कंपनी के फाइनेंस मैनेजर्स वगैरह होंगे या प्रमोटर इन्वेस्टर्स होते हैं वो पहले इन चीजों को हमेशा चेक करते हैं। बेसिक डिटर्मिनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज एक्सपेक्टेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ द कैपिटल। क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल हर एक बंदे की कैपिटल डिटर्मिनेशन होती है, क्योंकि जो बिजनेस सप्लायर जिसने पैसे दिए हैं वो तो पहले ही मान के चलेगा कि इतने पैसे मुझे हर बार आने चाहिए। तो कंपनी को ये चीजें पहले से ही देखनी पड़ती हैं। फिर उसके बाद ये बोल रहे हैं कि अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप देख रहे हो तो दो तरीके से इसको डिटरमाइन करेंगे। सबसे पहले सोर्स ऑफ फाइनेंस, पैसा आपके पास आया कहाँ कहाँ से हुआ है। शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है, लॉन्ग टर्म है। मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म एक जैसे ही होते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म का तो हमें कोई इंटरेस्ट का बर्डन हमारे ऊपर इतना ज्यादा नहीं होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म का बर्डन सबसे ज्यादा होता है क्योंकि उससे ही हमारा बिजनेस चलने वाला है। वो पैसा किस फॉर्म में है। इक्विटी है हमारे खुद के एक तरह के ओनर पर्सन है, उनसे हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। डिबेंचर होल्डर होते हैं, उनके पास चांसेस का मतलब है कि उनको मतलब कोई कंपनी में ज्यादा फैसिलिटीज नहीं होती, इंटरेस्ट भी मिल जाता है, नॉर्मल होता है। कहीं आपके पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर तो नहीं है, क्योंकि तो उनको हर जगह प्रेफरेंस चाहिए। ज्यादा पैसे कमाओगे तो भी पैसे मांगेंगे। जो फिक्स रेट इंटरेस्ट है, सॉरी डिविडेंड है, वो तो देना ही देना है और सबसे पहले देना है। अगर कंपनी लॉस में चलेगी तो उनका कैरी फॉरवर्ड होता है अगले साल में, तो कंपनी को वो भी एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये कंपनी हमेशा देखती है। दूसरा, कोरस्पॉन्डिंग पेमेंट फ्रॉम द यूजिंग फाइनेंस। इनकी पेमेंट्स जाती कैसे हैं, ये भी बर्डन होता है कंपनी को, क्योंकि आप किसी का पैसा यूज कर रहे हो, साल भर 10 साल पैसा तो देना ही देना है। लेकिन कभी एडजस्टमेंट भी हो सकती है, जैसे बैंक डिबेंचर होल्डर हैं, उनके साथ एग्रीमेंट में पहले लिखवा लिया
कि बाय द वे अगर प्रॉफिट डाउन होगा तो हम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम भी देंगे। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर तो नहीं मानने वाले, उनका फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है, उतना हर साल कम मिल रहा है तो अगले साल डबल देना पड़ेगा। हो सकता है कंपनी को और बर्डन बढ़ता चले जाए, तो ये चीजें पहले से ही कंपनी चेक करती है। उसके बाद इन्होंने ये भी देखे कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक्सपेक्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इम्प्लिक्ट। एक्सपेक्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो होती है जो कंपनी के आउटफ्लो से ओरिएंटेड होती है, मींस कंपनी जहाँ जहाँ पैसा लगा रही है वो बिजनेस में रिकॉर्ड होते हैं। इम्प्लिक्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है कंपनी के कैश फ्लो में इन्वॉल्व नहीं होती, मींस जिसको आउट ऑफ बुक कॉस्ट भी कहा जाता है, जैसे पॉकेट कॉस्ट भी बोलते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट जो आपकी बुक में रिकॉर्ड की गई है, जिनको पास्ट कॉस्ट बोलते हैं। फ्यूचर कॉस्ट जो आगे आपके ऊपर बढ़ने वाली है। स्पेसिफिक कॉस्ट या फिर कंपोजिट कॉस्ट, स्पेसिफिक होती है जब किसी सोर्स ऑफ कैपिटल के स्पेसिफिक बताया जाता है, मींस इक्विटी की है, डिबेंचर की है, प्रेफरेंस की है। कंपोजिट होती है मींस सबका इकट्ठा करके कॉस्ट बना दी जाए, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये बनती है, उसको कंपोजिट कॉस्ट भी बोल देते हैं। एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज क्या होगी, सभी कॉस्ट को डिवाइड, जितने प्रकार के उसमें डिवाइड कर देंगे तो एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगा। मार्जिनल कॉस्ट की होती है अगर कुछ एक्स्ट्रा ऐड करेंगे या कुछ एक्स्ट्रा कम कर देंगे तो जितना हमारी कॉस्ट में डिफरेंस आता है उसको मार्जिनल कॉस्ट बोला जाता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के पीछे इंपॉर्टेंस क्या है, एक तो फर्म अपना न्यू प्रोजेक्ट किस हिसाब से स्टार्ट कर रही है, कितने पैसे की जरूरत है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वहां से हमें पता लग जाएगा। उसके बाद इस्टेब्लिश ए बेंचमार्क विच मस्ट बी मीट बाय द प्रोजेक्ट। एक बेंचमार्क हम पहले से सेटअप कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो कितने पैसे की जरूरत है, वही पैसा हम बाहर से इकट्ठा करेंगे। बाकी का हमें इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, हमें पता होगा ना कि हमारे ऊपर बर्डन पड़ता है। पैसे लाख रुपए चाहिए, मैं 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करवा के बैठ जाऊँ तो 10 लाख का तो मेरे ऊपर कॉस्ट ऑफ कैपिटल पड़ जाएगा ना, तो मैं लाख रुपए इकट्ठा करूंगा, मुझे उसका बेनिफिट है क्योंकि हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल पहले से ही पता हो जाती है। इवेल्युएटिंग द इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, हमारे पास इन्वेस्टमेंट की ऑप्शन से हम इवेल्युएट कर सकते हैं जब हमें प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन पता होगा और कैपिटल की कॉस्ट के बारे में पता होगा। अगर मुझे पता है कि मेरे ऊपर बर्डन पड़ रहा है प्रेफरेंस का तो मैं नहीं लूंगा उन चीज़ों को। इमरजेंसी रिक्वायरमेंट है, पैसा कहीं से नहीं मिल रहा, फिर हम प्रेफरेंस को प्रेफर करते हैं। अदरवाइज अगर बैंक लोन देने के लिए रेडी बैठे तो हम बैंक से लोन ले लेंगे। कंपनियों में जब भी इन्वेस्टमेंट होगी ज्यादातर कंडीशन तो यही होती है कि 80-20, 80 जो है इक्विटी में होता है, 20 जो है डिवेंचर में। कुछ कंडीशन ऐसे भी हो जाती हैं 50-50, कई बार कंडीशन ऐसी भी आ जाती हैं। ये सारे हमारे लिए ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर ही माने जाते हैं, इसमें कंडीशन कुछ ऐसा नहीं होता। अलग अलग पर्सन इस चीज़ के बारे में डिफाइन करते हैं। कोई एक डूरेंट पर्सन है वो अपने हिसाब से डिफाइन करता है ऑपरेटिंग इनकम में, कोई मोदी मिलर गिलानी अप्रोच है वो इसको डिफाइन करता है। वो बोलते हैं कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर मैटर नहीं करता, लेकिन आप उस कैपिटल को यूज किस तरीके से कर रहे हो वो हमेशा मैटर करती है। पैसे तो आप ही के हैं, 20% लोग हैं जो बाहर के हैं उनको पैसे देने हैं, तो प्रॉपर आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे 80% लोग ऐसे जिनको इंटरेस्ट है, लेकिन इंटरेस्ट कम होगा। अगर इनकम भी तो ज्यादा कमाएंगे तो पैसा बाहर से आएगा। वो अलग अलग पर्सन के बारे में लोग आगे बात करेंगे। उसके बाद बोल रहे हैं कि डिजाइनिंग द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन कब होता है, ये ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है जब आपको मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल पड़े तो आपका कैपिटल जो कॉस्ट है वो ऑप्टिमम माना जाता है। कैपिटल स्ट्रक्चर हमने पहले बात की, अभी 3 तरीके से होगा, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिवेंचर्स। कई बार इक्विटी प्लस प्रेफरेंस है, इक्विटी प्लस डिवेंचर्स है, कई बार अकेला इक्विटी भी है। ये 4 तरीके का कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनियों में होता है। अगर कोई सिंगल पर्सन ओनर बिजनेस चला रहा है तो इक्विटी में ही चलता है। अगर आप पार्टनरशिप में आ जाते हैं कई बार ये भी आ जाती है, लेकिन जब कंपनी फॉर्म आती है दोनों पॉसिबल है। लेकिन हमारे लिए बेस्ट इक्विटी कैपिटल स्ट्रक्चर यही माना जाता है अगर इक्विटी प्लस डिवेंचर्स है। इसमें हमेशा मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न होता है, मतलब हमें पैसे कम देने पड़ते हैं बाहर, क्योंकि डिवेंचर होल्डर का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, प्लस इनकी जो डिमांड्स होती हैं वो कम ही होती है। ये नहीं कि आपकी कंपनी के ऊपर वो एक तरह का हक जमाने लगते हैं। अगर ये पर्सन कंपनी में ऐड हुए हुए हैं तो ये हक जमाएंगे हाल में कंपनी में, आपसे सिक्योरिटी भी मांगेंगे, कोई कहीं प्रॉपर्टी हमारे नाम पे करके रखो, पैसा ना हो तो हम ऐसे रिकवर करेंगे, तो टाइम पर आपसे पैसे भी मांगेंगे, लेट हो गए तो डबल पैसा कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये कंडीशन आती है। लेकिन ऑप्टिमम हमारे पास इक्विटी डिवेंचर्स होगा, वो अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, हमने पहले ही ऊपर डिफाइन किया है। फिर हमारे पास आते हैं कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जब भी किसी कंपनी में हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में देख रहे हैं, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट देखे जाते हैं। सबसे पहले तो आता है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, इसकी हमें अलग से कॉस्ट निकालनी होती है। दूसरा होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इक्विटी शेयर की हमें कैसे कॉस्ट लग रही है। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर की कितनी कॉस्ट पड़ रही है। और कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट जिसको डिबेंचर बोला जाता है, इसकी कॉस्ट कैसे निकालनी है। इन सब के लिए अलग अलग फॉर्मूले दिए हुए हैं, उन फॉर्मूले को आप नोट कर लेंगे, आपके वैसे बुक में दिए भी हुए हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है कॉस्ट ऑफ डेब्ट।
कॉस्ट ऑफ डेब्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स। अगर कंपनी ने अपनी कैपिटल में डिबेंचर्स ऐड किए हुए हैं तो उसकी कंपनी कॉस्ट कैसे निकालती है, ये अलग अलग तरीके से होता है। अगर डिबेंचर आपने इशूड एट पार, डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम, डिबेंचर इशू एट डिस्काउंट, तो अलग अलग तरीके से कॉस्ट निकलती है। इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको केडी बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स। इसका फॉर्मूला लिखा है आई मत लिखिए, इसको वन लिखिए इसमें, वन माइनस टी है। टी का मीनिंग हो गया मार्जिनल टैक्स रेट, आर का मतलब हो गया डिबेंचर इंटरेस्ट रेट, जो केडी है वो कॉस्ट ऑफ डेब्ट हो गया। अगर इशू एट पार कर रहे हैं, ये नॉर्मल सिंपल फॉर्मूला रहता है, आपको ये फॉर्मूले में काम करना होता है। अगर ये आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, डिबेंचर इशू एट प्रीमियम, फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा केडी वन माइनस टी आर डिवाइड बाई एनपी। एनपी का मीनिंग समझते हैं, एनपी क्या होती है, नेट प्रोसीड होती है। नेट प्रोसीड का मतलब होता है कि मार्केट प्राइस मान लो आपकी 500 रुपये है, आप उसको डिस्काउंट पे या प्रीमियम पे इशू कर रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में से कुछ टैक्स लग रहा है, कुछ हम इशू करने पे टैक्स पे कर रहे हैं, उसकी वैल्यू माइनस में कर ली जाती है। अगर प्रीमियम में इशू किया आपने 500 का 10 510 में, तो एनपी क्या हो जाएगा, नेट प्रोसीड में कितने में आपने उस डिबेंचर जो है प्रोसीड किया, मतलब कि इशू किया। डिस्काउंट में होता है तो ये नेट प्रोसीड की वैल्यू कम हो जाती है। मैं एग्जांपल, 500 का था, आपने 10 रुपये प्रीमियम दे दिया, तो ये कितने का हो गया, मतलब रेट तो हमारे पास वही 500, लेकिन नेट प्रोसीड जो होगा वो 510 का हो जाएगा। तो प्रीमियम इस तरह से होता है। अगर इसमें से डिस्काउंट दी है, 10 रुपये डिस्काउंट है, 2 रुपये 5 पैसे कोई टैक्स पे करना पड़ गया, मार्केट में 1 रुपये का टैक्स पे करना है, तो ये सब चीजें माइनस करने का जो वैल्यू आएगी उसको नेट प्रोसीड बोला जाएगा। डिस्काउंट में नेट प्रोसीड की वैल्यू कम होती है, अगर प्रीमियम में इशू कर रहे हैं तो वो ज्यादा हो जाती है। ये फॉर्मूला आपके पास वैसे ही सेम उन्होंने दिया होता है। इसमें देखो एक क्वेश्चन एग्जांपल ये भी है, ए लिमिटेड इशू 10 लाख डिबेंचर्स ऑफ 500 एट 9%। मतलब कोई लिमिटेड कंपनी है, 10 लाख डिबेंचर इशू कर रही है, 10 लाख के 500 रुपये के हिसाब से डिबेंचर है वो, 9% ब्याज के साथ, रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स। 10 साल बाद वो डिबेंचर रिडीम करेगी कंपनी, मीन्स उनके पैसे वापस कर देगी 10 साल बाद। कंपनी विल पे दी फॉलोइंग इशू एक्सपेंसिव। जब वो खर्च डिबेंचर इशू करती है तो उनको ये खर्चे पे करने पड़ते हैं। अंडरराइटर कमीशन 1%, मतलब 500 का 1% निकालेंगे वो, ब्रोकरेज आधा परसेंट, प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसिव जो 2.5% पर डिबेंचर के अकॉर्डिंग उन्होंने माना है। कंप्यूट दी कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स बिफोर आफ्टर डिबेंचर इशू एट पारा, 10% डिस्काउंट 10% प्रीमियम, अज्यूम दी टैक्स रेट इज 35%। जो भी इसके ऊपर टैक्स रेट पड़ता है वो 35% है। सबसे पहले उन्होंने देखो कि फेस वैल्यू निकाली कैसी है। कंपनी का जो डिबेंचर है 500 का हो गया, इस पे डिस्काउंट उन्होंने बोला 50 रुपीज, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोला था कि 10% डिस्काउंट हम उसके ऊपर दे रहे हैं। एक्सपेंसिव कौन कौन से खर्चे माइनस कर रहे हैं, 5 रुपए का उन्होंने अंडरराइटर कमीशन, उन्होंने 0.5% बोला था, 5 रुपए का अंडरराइटर कमीशन हो गया। ब्रोकरेज 2 रुपये 50 पैसे, इन्होंने शायद इसमें आपके पास ब्रोकरेज लिखा है 0.5%, वो भी आपका समझ किया गया। प्रिंटिंग एंड एक्सपेंसिव 2.5%, 2 रुपये 5 पैसे लगेंगे पर शेयर के अकॉर्डिंग। तो नेट प्रोसीड हमारे पास निकल के आई है वो 440 रुपये की। जब आप लोग डिस्काउंट भेज होगा तो ये कंडीशन, अगर प्रीमियम में लेके जाएंगे तो ये अमाउंट बढ़ जाएगी, 500 की जगह 540, अगले में दिखाया जाएगा 540 दिखा देगी, इसके नीचे दिखा रहे हैं 540 रुपये वैल्यू। उसमें क्या हुआ था कि अंडरराइट 50 रुपये प्रीमियम हो 550 हो गया, लेकिन जो खर्चे हैं माइनस करने के बाद 540 रुपये का हमारे पास रह गया। इस तरीके से दोनों तरीके शेयर में देखा जाएगा, फिर उनको कैलकुलेट करके उनकी वैल्यू निकाल ली जाती है। यही फॉर्मूला जो हमने लिखे हैं, इन फॉर्मूलों में वैल्यू को पुट किया जाता है और आंसर निकाल के आपके पास सामने दे दी जाती है। ये कंपनी हर जगह करती है। अगर इसके बाद आती है हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस। प्रेफरेंस शेयर्स में फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होता है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी आएगा। प्रैक्टिकल करने के लिए मे भी शायद बोल रहे हैं, आपको सिर्फ बोला जाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल क्या है, कौन कौन सी कैपिटल निकाले जाते हैं, उनके फॉर्मूले आपको साथ में ये लिखने पड़ेंगे। फिर हमारे पास आता है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसका बहुत सिंपल निकलता है, केपी डिविडेंड डिवाइड बाई प्रेफरेंस। ये हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स हो जाएगा, या फिर डी डिवाइड बाई एनपी भी आता है। ये दो फॉर्मूले में से निकालते हैं, ये आपके पास दिया जाए। अगर मार्जिनल टैक्स रेट ऐड हो जाए तो इसमें एम वो मार्जिनल टैक्स रेट माइनस हम पहले से निकाल लेते हैं, नेट प्रोसीड में से ही वैल्यू निकल के हमारे पास आ जाती है। कमीशन आ जाए, खर्चे आ जाए, वो इसमें से माइनस करके निकाल देते हैं। तो इस तरीके से कॉस्ट ऑफ रेफरेंस शेयर की कैपिटल निकाली जाती है। उसके बाद हमारे पास दे रहे हैं वो
कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, जिसको इक्विटी के बेस पे भी लेते हैं। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग ये इस तरीके का फॉर्मूला होता है, आर ये निकलते हैं उसको कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। इसके लिए फॉर्मूला में भी आपके पास दिया होगा, ये भी यही होता है, डिविडेंड डिवाइड बाय नेट प्रोसीड, यही फॉर्मूला। इक्विटी के लिए भी यही चलता है, प्रेफरेंस के लिए भी यही चलने वाला है, रिटेन अर्निंग के लिए भी सेम चलता है। रिटेन अर्निंग इक्विटी के साथ मिलके ही चलती है, क्योंकि जो हमारे फिक्स अर्निंग उसके ऊपर हमें टैक्स भी निकालना होता है। ये तीनों में फॉर्मूला एक ही लेने वाला है, सॉरी दो में। आपका जो डिबेंचर वाला है वो अलग से कंडीशन आती है थोड़ी सी, लेकिन ज्यादा नहीं आती। फिर एक हमारे पास है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कुछ कंपनीज इन चीजों को अलग अलग नहीं निकालती। वेटेड एवरेज का मीनिंग क्या होता है वो देख लीजिए, WACC आपको क्वेश्चन आ सकता है। वेटेड एवरेज में क्या होगा, आपके पास कंपनी कॉस्ट दे देंगी, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर। आपके पास पहले तो दिखाई जाएगी ये कितनी कितनी है। मान लीजिए ये मेरे पास 10 लाख की है, ये मेरे पास 20 लाख के हैं, ये मेरे पास 70 लाख के हैं। तो वो कॉस्ट में वेट प्रोवाइड कर देते हैं। वेट प्रोवाइड करने का मतलब क्या होता है, इसका टोटल कर लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। मान लो इसका टोटल हो गया पूरा 100 लाख हो गया, 100 को 10 से डिवाइड किया तो मान लीजिए 0.10, 0.20, 0.7, इसका टोटल कर लेते हैं तो मतलब कि 0 पॉइंट उनके पास ऐसा ही आ जाता है, 110 लगा लीजिए जो भी है। इस तरीके से जो टोटल कैपिटल आई होगी उसको उससे डिवाइड कर देते हैं, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल के आ जाता है हमारे पास। कुछ कंपनी वेट के हिसाब से भी चलते हैं कि पूरी पूरी वैल्यू हम नहीं लिख सकते हैं, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के हिसाब से वेट प्रोवाइड करना है, ये भी कंपनी इस चीज़ में लेके चलती है। मतलब उसमें जो आपके पास फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट या टैक्स दिया जाएगा, साथ में कॉलम ऐड कर लेते हैं, जितना टैक्स हमारे ऊपर लग रहा है उसके साथ मल्टीप्लाई करके आपकी वैल्यू को बना दी। नीचे बना के भी दिखाया उन्होंने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए। टोटल वेट कॉस्ट, टोटल वेस्ट कोड किसने, हाँ जी लास्ट समझ लीजिए बस, ये वेट कॉस्ट ये है हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय 100। वेट कॉस्ट आ गया, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास टोटल कैपिटल निकलती है। पॉइंट वही है कि इसको हमने डिवाइड करके छोटा करते हैं, अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100, हमें पता लग जाएगा इसके ऊपर क्या है, जो टैक्स होगा वो माइनस कर लेते हैं उससे, जो टैक्स हमें पे करने हैं वो माइनस करके हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल के आ जाएगी। लेकिन डिफिकल्टीज कई बार कुछ आ जाती हैं, कुछ कंपनियां कहता अपने हिसाब से वेट प्रोवाइड करना नहीं कोशिश करती, कुछ कंपनियां जो है सब में एक जैसा फॉर्मूला लगाएंगे, ये पॉसिबल भी नहीं है, वेटेड एवरेज कॉस्ट सब जगह पे अप्लाई भी नहीं होता। हाँ जी जाना तो जा सकते हैं हम लोग। एक आपको 2 नंबर का क्वेश्चन है, एक बीच में और भी आता है CPM, जिसको CAPM भी बोलते हैं, कैपिटल एसेट प्राइसिंग। कंपनियों में जो पैसा आता है, जैसे कंपनियों में हम 2 प्रकार के रिस्क मान के चलते हैं। सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क, 2 प्रकार के रिस्क होते हैं कंपनियों में। सिस्टमेटिक होते हैं जो ऐसे सिस्टम बनते हैं जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। मैं एग्जांपल दूं, गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिए, ये एक सिस्टम रिस्क है, आपको इसको फॉलो ही करना पड़ेगा, गवर्नमेंट कभी भी इस चीज को आगे लेके आ सकती है। कोई नए पॉलिटिकल इशू आ जाए, कंपनी में हमारे पे कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ जाए, गवर्नमेंट टैक्स जो बढ़ा, GST बढ़ा दिया, वैट जो वैट चल रहा है वैट बढ़ गया, कस्टम ड्यूटी बढ़ गई, कुछ भी है, ये सारे सिस्टमेटिक रिस्क हैं जिनको कंपनियों को सफर करना ही पड़ता है। अनसिस्टमेटिक रिस्क कई बार होते हैं, कंपनी में आग लग गई, कोई बीमारी आ गई, कोई भूचाल आ गया, अर्थक्वेक आ गया, अर्थ ऐसे हो गई, या कंपनी में लॉकआउट हो गया, ये अनसिस्टमेटिक है। कंपनियां इसको रिकवर कर लेती हैं, बाद में एक्स्ट्रा टाइम कम करवा लेंगे, छुट्टियां कम कर देंगे, एम्प्लॉय की सैलरी में एडजस्टमेंट कर देंगे, लेकिन ये तो आपको प्रॉफिट से एडजस्ट करनी पड़ेंगी। ये एक कंपनियों में मॉडल काम करता है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ये एक ऐसा मेथड है जो बीटा वैल्यू को यूज करता है, बाय यूजिंग दी बीटा वैल्यू। बीटा वैल्यू एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टमेटिक रिस्क को कवर करने में आपकी हेल्प करेगा। बीटा वैल्यू को यूज कर कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, बीटा वैल्यू को यूज करके जो कंपनियों में सिस्टमेटिक रिस्क आते हैं उनको कम करने में कंपनियों की हेल्प करता है। ये मॉडल है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। इसके लिए क्या था, कुछ एजम्पशन है, अगर ये मॉडल किसी भी कंपनी में आप लगाना चाहते हो तो आपको ये एन इंडिविजुअल सेलर और बायर कैन नॉट फैक्ट द प्राइस ऑफ स्टॉक। कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, आप किसी एक बंदे से काम काम चला रहे हो और एक ही बंदे को सेल कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी में ये पर्सन ज्यादा ज्यादा होने चाहिए, तब हमारे पास अनसिस्टमेटिक रिस्क जनरेट होते हैं। टैक्स बढ़ गया, मान लो आज मैं 10% सामान
जीएसटी 18% में सामान खरीद रहा हूँ, कल को और गवर्नमेंट ने जीएसटी 18% कर दी, सॉरी 18 से 28 कर दी, लिया तो मैंने 18 का था, बेचना 28 में पड़ रहा है, मतलब 10% एक्स्ट्रा मुझे मार्केट में देना पड़ेगा। तब वहां पे वो सिस्टम बीटा वैल्यू को यूज करेंगे भी गवर्नमेंट से पैसा रिकवर कैसे करवाया जाए। मीन्स आपको कुछ ना कुछ बीच में से ऑप्शन निकाल के दी जाएंगी जिससे आप अपना टैक्स के बर्डन को हटा सकते हैं। इन्वेस्टर मेक देयर डिसीजन ओनली द बेसिस एक्सपेक्टेड रिटर्न, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोवेरिएशन आर पेयर्स ऑफ सिक्योरिटीज। जो भी इन्वेस्टर्स कहते कंपनी में पैसे लगाते हैं, उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न, इतना पैसा मिलना चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन कोवेरिएशन ऑफ द ऑल पेयर्स ऑफ सिक्योरिटीज, हम देखते हैं कि इसमें अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूले कुछ अप्लाई करें या कोवेरिएशन में, कोवेरिएशन का मतलब होता है हम डिफरेंस लेके चलें किसका कितना का बेनिफिट है, ये हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होती है। हर एक बंदे ने तो अपनी एक्सपेक्टेशन बताई देनी मुझे इतना ज़्यादा पैसा चाहिए, हम क्यों ना सब में स्टैंडर्ड डेविएशन अप्लाई करें, एवरेज लेके चले भी, सबको एक इकल्ले बंदे के ऊपर डिपेंड थोड़ी होना है। बहुत सारे लोग हैं मार्केट में, ऑप्शन आपके पास इक्विटी वाले भी हैं, प्रेफरेंस वाले भी हैं, डिवेंचर्स भी हैं, बैंक लोन भी है, इसके अलावा वेंचर कैपिटलिंग आपको मिल जाएगी शॉर्ट टर्म में, बहुत सारे ऑप्शन है, तो आप उनको अडॉप्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं किसी एक बंदे के ऊपर डिपेंड होकर बैठिए, ये भी एक सिस्टमेटिक रिस्क है। अगर इमरजेंसी में पैसे की जरूरत है तो कौन कौन सी ऐसी फैसिलिटीज हैं जहाँ से पैसे मिल सकते हैं, उन चीज़ों को फाइंड करेंगे हम लोग। इन्वेस्टर्स आर अज्यूम टू हैव होमोजेनियस एक्सपेक्टेशन ड्यूरिंग द डिसीजन मेकिंग पीरियड, जो इन्वेस्टर्स होंगे उनकी होमोजेनियस एक्सपेक्टेशन होती है इतने टाइम में इतना पैसा चाहिए, तो वो इन्वेस्टर्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ये भी सिस्टमेटिक रिस्क है ना, आपको कंपनी में पैसे की रिक्वायरमेंट है, आप हमेशा कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखेंगे, तो आप वो बीटा वैल्यू को यूज करें जिसमें हम स्टैंडर्ड डेविएशन लगा सकते हैं, या फिर मैं एग्जाम्पल उन बंदों को फाइंड करूंगा जो मेरे लिए कम टाइम में पैसा लेके आ सकते हैं। सबसे पहले तो हम बैंक की तरफ ही भागते हैं। अगर बैंक हमें फैसिलिटी दे रहा है, हमें विदाउट किसी कॉम्प्रोमाइज पे पैसे मिल जा रहे हैं, तो हम कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, हम कैपिटल की तरफ भागेंगे नहीं कि हम प्रेफरेंस शेयर को लेके आए। नहीं, जब हम पैसा मिलता तो हम प्रेफरेंस शेयर की तरफ निकलते हैं। एसेट्स आर इनिफिशियली डिविजिबल, एसेट्स भी जो है डिविजिबल होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं बोल सकते कंपनी में सारी फिक्स एसेट होंगी, आपके पास करंट एसेट ज्यादा होंगी तो आपका बेनिफिट सबसे ज्यादा आने वाला है। देयर इज नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, इस तरह की अगर आप सिस्टमेटिक रिस्क को कम करना चाहते हो तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं होनी चाहिए उसमें। कल को गवर्नमेंट बोले कि, जैसे एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि बहुत सिंपल एग्जांपल है, आज के टाइम में गवर्नमेंट ने बोला वो कि पैन लिंक होना चाहिए किसके साथ, पहले था भी जिन्होंने लिंक नहीं करवाया तो लिंक करवा लो, फ्री में लिंक करवा रहे थे। फिर उन्होंने कंडीशन रख दी कि जो भी बंदों का लिंक नहीं है, अगर आप 7 लाख से ज्यादा की ट्रांजेक्शन कर रहे हो, अगर बाहर पैसा भेज रही हो पूरे साल में, तो आपको 5% टीडीएस लगेगा। टीडीएस भी आपका रिकवर है, एक तरह की ट्रांजेक्शन कॉस्ट होगी ना, कि अगर आपने लिंक करवाया होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 7 लाख से ज्यादा का पैसा बाहर भेज रहे हो तो 5% टीडीएस है। अभी इन्होंने चेंज कर दिया कि 7 लाख जिन्होंने लिंक नहीं करवाया टीडीएस करते 20%। अगर हम काम करवा के बैठे तो हम 5% में ही काम करेंगे, हमें क्या दिक्कत है। 20% अगर हमारी जेब में से निकल गया, गवर्नमेंट एक साल के लिए 20% के पैसे को, मतलब 10 लाख आपने निकाल दिए तो 10 लाख का 20% कितना हुआ, 2 लाख रुपए गवर्नमेंट यूज करेगी पूरे एक साल। आप टीडीएस वापस ले सकते हैं, लेकिन जब इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे तब, तो वो क्यों ना हम उस कंडीशन को फॉलो करें। तो हमारे पास ये ऑप्शन इसमें भी आती है, मीन्स आपके पास ये ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं होनी चाहिए जब भी आप लोग सिस्टमेटिक सिस्टम को खत्म करना चाहते हो। देर इज नो पर्सनल इनकम टैक्स, अगर आपको सिस्टमेटिक रिस्क को खत्म करना है, इसमें पर्सनल टैक्स नहीं होना चाहिए, कंपनी की तरफ से टैक्स पे होना चाहिए। कंपनी अपने हिसाब से जो खर्चे कर रही है उसमें से अगर हम पे करेंगे तो टैक्स कम बनता है। अगर आप खुद पर्सनल इनकम टैक्स दोगे तो आपका सिस्टमेटिक रिस्क दूर नहीं हो सकता, क्योंकि मान लो आपकी इनकम बहुत ज्यादा है, आपके ऊपर बर्डन है ना कि 7 लाख से ज्यादा मैं सैलरी कमाऊंगा पूरे साल में, या पूरे साल में इनकम है, तो उसके ऊपर मुझे जीएसटी की स्लैब में, सॉरी टैक्स इनकम टैक्स की स्लैब में आना पड़ेगा, तो स्लैब ऊपर बर्डन बनती है। अगर उस चीज़ को मैं प्रॉपर मैनेज करके चलूँ, कंपनियों से मेरी इनकम आ रही है तो कंपनी ने जब मेरा टैक्स पे कर दिया तो मैं उसको डबल पे नहीं करूँगा। जब हम इनकम टैक्स की बुक पे पढ़ेंगे तो उसमें चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये कंपनी के ऊपर भी लागू होता है कि अगर आप सिस्टमेटिक रिस्क को रिज्यूम करना चाहते हो तो उसमें पर्सनल टैक्स नहीं होना चाहिए। पर्सनल टैक्स आप अपनी बाहर सैलरी में से भर सकते हैं, लेकिन कंपनी में कंपनी की तरफ से टैक्स पे किया जाता है। ये था आपका सीपीएम मॉडल, जो आपकी कंपनी में सिर्फ सिस्टमेटिक रिस्क को कम करने के लिए यूज किया जाता है। कोई पॉइंट ऐसा हो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला तो क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट टॉपिक आपका इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑल टाइप्स ऑफ कैपिटल इन ए कंपनी, उसको कैपिटल स्ट्रक्चर बोलेंगे। कंपनी जितनी प्रकार की कैपिटल है, इक्विटी प्रेफरेंस डिबेंचर, जो अभी 3 का कॉम्बिनेशन है या 2 का कॉम्बिनेशन है या सिंगल है, वो कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर माना जाता है। फिर इसमें हमारे पास आता है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या होता है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, वो होता है जहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फर्म हो और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है कम हो, मतलब हमें जो कैपिटल का इंटरेस्ट पे करना है वो हमारे पास कम हो और हम पैसे ज्यादा कमा रहे हैं,
तब हमारी ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर माना जाता है। अगर हमारे ऊपर बर्डन ज्यादा होगा, मान लो 100 रुपये मैंने उधार पे लिए हुए हैं, 50 रुपये मुझे हर बार ब्याज देना है, तो मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम नहीं हो सकता। 100 रुपये में अगर मैं 10 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये ब्याज दे रहा हूँ, तो मैं उसको ऑप्टिमम मानूंगा। उसके बाद इन्होंने कुछ पॉइंट भी लिखे हैं। अप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा जिससे आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी नजर आती है। आज 100 रुपये से काम कर रहे हो, 100 रुपये से आप अगले साल 150 बना लिया या 120 30 बना लिया, तो बेनिफिट है। 100 आपका हर बार कम हो रहा है, तो उसको हम ऑप्टिमम नहीं मानते। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम तब मानेंगे इसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो। जैसे मैंने बोला इक्विटी डिवेंचर चल रहा था, पहले कंडीशन बताई कि 80 और 20 की, अगर जरूरत पड़े फ्लेक्सिबल 50-50 कर लिया, जरूरत पड़ी तो हम लोग 20-80 में भी चले गए, वो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम माना जाता है। कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है कि इसमें लिमिट होती है, वो लिमिट कभी भी क्लोज नहीं होनी चाहिए। डिवेंचर होल्डर आपके पास कंपनी की लिमिट है, 100 रुपये का आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था, उससे ज्यादा की आप इकट्ठी करके बैठ जाओगे, ये कभी नहीं होना चाहिए। उससे कम की कैपिटल रख लोगे बिजनेस चलाने के लिए, ठीक है, लिमिट तक भी ले जाओगे तो भी ठीक है, लेकिन लिमिट से ऊपर आपको कभी भी नहीं लेके जाना। जैसे हमारा कंपनी ने बोला बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी आपको मिली हुई है कि आप डेली का बैंक का 5 लाख यूज कर सकते हो। अभी वो 5 लाख यूज करने के बाद आप शाम तक जमा ही नहीं करवाते, लगातार यूज करोगे तो आपके ऊपर इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा, तो वो कंपनी में ऑप्टिमम नहीं माना जाता। अगर आप अपने पैसे को प्रॉपर यूज कर रहे हो तो आपका बेनिफिट होता है। सोलवेंसी, सोलवेंसी होती है जब बंदा कहता भी इंसॉल्वेंट हो जाए, दिवालिया घोषित हो जाता है, उस प्रोसेस को दिवालिया घोषित आप ना हो तो उसको सोलवेंसी बोला जाता है। ये भी कहता कंपनी में हमेशा ध्यान रखना, फर्म डज नॉट रन द रिस्क ऑफ बिकमिंग इंसॉल्वेंट। कभी भी ऐसी कंडीशन में कंपनी ना जाए कि उसको इंसॉल्वेंट कंडीशन में जाना पड़े। मीन्स आप कैपिटल स्ट्रक्चर वैसा रखो जिसमें आपको पैसे का बर्डन ज्यादा ना हो। मतलब कि आप ऐसा मान सकते हैं कि इक्विटी हमेशा ज्यादा हो, डिवेंचर थोड़े से उससे कम हो, तो बेनिफिट हो सकता है। उसके बाद कंट्रोल, कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर कंट्रोल का पूरा का पूरा कंपनी का होना चाहिए। कंपनी डिसाइड करे कि हमारे पास कैसा होना चाहिए पैसा। शेयर होल्डर ना सोचे कि हमारे हिसाब से इतने पैसे ले लो भी, कोई बात नहीं हम आपसे काम करेंगे। अगर शेयर होल्डर अपने हिसाब से पैसे जिसको ज्यादा दिख रहा होगा तो वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा। कंपनी खुद डिसाइड करेगी हमें किस पे कितना पैसा लगवाना है। उसके बाद हाउ कैन फाइनेंशियल लीवरेज अफेक्ट दी वैल्यू, कंपनी की फाइनेंशियल लीवरेज जो इन्होंने बोला कि अर्निंग पर शेयर देखना की, मीन्स जो पैसा हम लेके बैठे हुए हैं वो हमारी कंपनी की वैल्यू को कैसे इफेक्ट करता है। मैंने पहले ही आपको इस कंडीशन के बताया कि लीवरेज, एक क्वेश्चन आपको शायद 2 नंबर में आ भी जाए। लीवरेज क्या है? जब हम किसी के बाहर के फंड को, कैपिटल को किस तरीके से यूज कर रहे हैं। अगर तो अच्छा यूज कर रहे हैं जिससे हमें प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, तो लीवरेज हमारे लिए अच्छी है। कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं उस पैसे को प्रॉपर यूज नहीं करते, हमारे ऊपर बर्डन बढ़ना स्टार्ट हो जाए, मीन्स हमारे ऊपर कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी सोच से भी ऊपर निकल जाए, तो ये हम लीवरेज बोल सकते हैं कि हमारे पास अफेक्ट करेगी हमारी वैल्यू। कंपनी में खर्चे बढ़ते चले जाएंगे, प्रॉफिट डाउन होते चले जाएंगे, तो कंपनी से इन्वेस्टर्स भागेंगे, जिन लोगों ने हमसे पैसा लेना, क्रेडिटर्स, वो हमसे पैसे मांगेंगे, तो कंपनी इंसॉल्वेंट कंडीशन में चली जाती है। इस तरीके से अफेक्ट करती है लीवरेज की वैल्यू। लीवरेज को 2-3 तरीके से देखते हैं, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल या फिर कंबाइंड। इसका टॉपिक आपके पास अगले में आएगा। उसके बाद है फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। कौन कौन से फैक्टर जो है कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले टेंजिबल फिक्स एसेट, इफ हाई एंड मोर डेप्थ, तब हमारी कंपनी कैपिटल स्ट्रक्चर अफेक्ट होती है। अगर हमारे पास टेंजिबल फिक्स एसेट जो है ज्यादा है लेकिन मोर डेप्थ, ये सारी की सारी उधार चल रही है, तो प्रॉब्लम आएगी। फिक्स एसेट आपकी अपनी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिक्स एसेट आपने सबसे ज्यादा लेके रखी है लेकिन सारी उधार पे ही है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वो चीजों को यूज करो जिनकी हमें जरूरत है। उसके बाद कंट्रोल, डिजायर टू कंट्रोल लेकिन मोर डेप्थ, हम हमारी इच्छा है कि कंट्रोल करके चलें लेकिन सारा का सारा उधार को पैसा काम चल रहा है, तो प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद नेचर ऑफ इंडस्ट्री, इफ सेल फ्लक्चुएट वाइडली लेस डेप्थ, अगर हमारी कंपनी कैपिटल से तब इफेक्ट होगा हमारी सेल जो फ्लक्चुएट होती है वाइडली, बाहर देखते हैं कभी डाउन हो रही है कब हो रही है, लेकिन ज्यादातर डेप्थ जो है लेस है, तो हमारा फर्क पड़ेगा। उधार पे सामान लेने वाले हम बोलते हैं कि डिफरेंस क्यों हो रहा है, हम सामान बेचना चाहते हैं लेकिन फ्लक्चुएट आता है कि लोग खरीदना नहीं चाहते। उधार पे लेने वाले कम मिलते हैं, अगर ज्यादा सामान हमारे उधार पे सेल होगा, वो पैसा रिकवर हम टाइम पे करते चले जाएंगे, तो कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर ऊपर चलेगा। अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म, इफ दी हायर अर्निंग फर्म मोर डेब्ट, कंपनी ज्यादा पैसे कमाती है लेकिन पैसा तब कमाती है उधार पे भी बहुत ज्यादा निकल के चलता है, तो भी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर है। पैसे तो आप कमा रहे हो लेकिन उनका टाइम से रिसीव नहीं कर पा रहे हो, तो प्रॉब्लम आएंगी। साइज ऑफ द फर्म, लार्ज अगर कंपनी है तो उसमें पैसे ज्यादा, फिर डेब्ट के आ जाते हैं, उधार का ज्यादा काम चल रहा है, तो भी प्रॉब्लम्स आती हैं। नेचर ऑफ द फर्म, ये हमेशा कैपिटल सेक्टर को अफेक्ट करता है। कंपनी किस तरीके का बिजनेस कर रही है, सीजनल बिजनेस है तो प्रॉब्लम आएंगी आएंगी, क्योंकि जिसने पैसा लगाना तो साल बाद पैसे मांगे। अगर बिजनेस हमारा प्रॉपर उस तरीके से चलता है, हमें सीजन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम लोग ऑपोजिट भी काम करते हैं, जैसे समर हो गया, विंटर हो गया, दोनों तरीके का काम कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है।
अगर आप एक टाइम में काम कर रहे हो, मतलब एक सीजन आपको फ्री रहना पड़ेगा, बर्डन आपके ऊपर आएंगे ही आएंगे। ये मोस्टली केस आते हैं जैसे ट्रैवलिंग में, जहाँ पे टूरिज्म एरिया होता है वहाँ पे जैसे गर्मी आ जाएगी तो लोग पहाड़ों की तरफ भागेंगे, वहाँ पे काम सिर्फ उस टाइम पे चलते हैं। सर्दियों में सब लोग नहीं, उनको भी कई बार बंद करने पड़ते हैं काम, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके बाद टैक्स प्लानिंग। आप टैक्स की प्लानिंग कैसे करके चलते हैं? कुछ बंदे होते हैं कि एडवांस टैक्स पे करते चले जाते हैं, लास्ट में जाके हमें पे ना करना पड़े। गवर्नमेंट ने अगर कोई रिलीफ दिया हुआ है कि पूरे 4 क्वार्टर हैं, 4 क्वार्टर में एडवांस टैक्स पे कर दो, आपको पता है कि आपकी पूरी इनकम में से इनकम टैक्स 1 लाख रुपए बनता है, तो अब हर बार 15-15, 20-20 हजार जमा कर दो, लास्ट में कम जमा करना पड़ेगा। अगर नहीं जमा कर रहे हैं तो लास्ट में इकट्ठा देना पड़ता है, ये भी हमारे ऊपर बर्डन पड़ जाता है। उसके बाद टाइमिंग ऑफ इशू। टाइमिंग ऑफ इशू का मतलब होता है कि मार्केट में आपने कब शेयर इशू करने हैं और कब वो पैसे इकट्ठा। कुछ बंदे होते हैं आज बिजनेस रजिस्टर्ड करवा लिया, मान लो 100 रुपए का बिजनेस है, बिजनेस चलाने के लिए हम 50 से काम चला सकते हैं, लेकिन मैं पहले ही 100 का 100 इकट्ठा करके बैठ जाऊँ, जरूरत ही नहीं है। जब आपका बिजनेस अभी छोटा स्टार्ट हुआ है, आपने रजिस्टर्ड करवा लिया 100 रुपए का, ऐसा होता है ना कि रजिस्टर्ड कैपिटल, फिर हम अथोराइज कैपिटल, फिर उसको हम लोग लेके आते हैं आगे कैपिटल को, जो हमारे पास कैपिटल हम लोग रिसीव कर लें। मतलब 50 से मेरा काम चलता है तो मैं 50 से चलाऊंगा। जब एक्स्ट्रा जरूरत पड़ेगी तो इन लोगों को बोल दूंगा बाकी 50 दे दो, जैसे कॉल पे कर सकते हैं हम लोग काम, तब पैसे लेंगे तो हमें बेनिफिट होगा। लेकिन सारे पैसे पहले लेके बैठ जाओगे, काम 50 का चल रहा है, पैसे 100 रुपए लेके बैठे तो बर्डन है हमारे ऊपर, ये भी फर्क पड़ता है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आपकी कैपिटल में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो हमेशा कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर डाउन होता है। डिपेंड हो जाते हैं, जब आपको मान लो आपने बंदे वही रखी है जो आपकी कंपनी से इनकम कमा के पैसे और लगाने के लिए तैयार बैठे हैं, नहीं कहीं से पैसा मिल रहा, ना आपको बैंक सपोर्ट कर रहा है, फिर आपकी कंपनी में लॉस में जाने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि आपको प्रेफरेंस की तरफ भागना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी ऐसे नहीं आते, तो कंपनी में ओनर की तरह बन के आते हैं, वो भी एक कंपनी में फर्क पड़ जाता है। फिर आपको पूछ रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। फीचर्स और इंपॉर्टेंस एक ही पॉइंट होते हैं। अगर कैपिटल स्ट्रक्चर आपको पता होगा तो आप कंपनी के लिए इजीली प्रॉफिट प्रॉपर कमा सकते हैं, अपने कैपिटल को फ्लेक्सिबल ले जा सकते हैं, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और गुड कैपिटल स्ट्रक्चर आपकी कंपनी में होगा तो हमेशा कहता हम अपनी कंपनी की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करेंगे, और जो हमारे बर्डन है उनको हम डिक्रीज करते चले जाते हैं। मीन्स अपने लॉस, सॉरी, जो टैक्स पे करने वाले होते हैं या इंटरेस्ट पे करने वाले होते हैं, जैसे अब कंपनी डिबेंचर्स ही रख ली 10 साल के लिए, 10 साल तक तो हर हर साल वो कम कर देंगे, मीन्स इंटरेस्ट पे कर देंगे, 10 साल उनको रिडीम कर लेंगे, रखने होंगे कम रख लेंगे, लेकिन सबको फ्री कर देते हैं। अगर प्रॉफिट कमा रहे होंगे, प्रॉफिट नहीं कमा रहे तो ये हर साल भर साल बढ़ते चले जाते हैं, तो कंपनी कैपिटल स्ट्रक्चर वहां पर भी इफेक्ट हो जाता है। फिर आती है थ्योरी ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर्स। अलग अलग पर्सन 3 थ्योरी बनाए हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए। पहला जो थ्योरी हमारे पास बना हुआ है नेट इनकम अप्रोच है। नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और मोदी और मिलर गिलानी अप्रोच है। सबसे पहले बात करते हैं नेट इनकम अप्रोच। ये कोई पर्सन डुरंद है, डुरंद में ऐसा नाम है उस बंदे का, उसने ये इनकम अप्रोच लगाई है। इसमें कुछ कंडीशन बताई है, कहता है अगर कंपनी में कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें, कैसा आपके पास कैपिटल स्ट्रक्चर होगा, उसमें रेलेवेंस थ्योरी बताई है। सबसे पहले कहता है आपकी कंपनी के नो टैक्स, टैक्स नहीं होने चाहिए। आपका कैपिटल स्ट्रक्चर वैसा होना चाहिए जिसके ऊपर आपका बर्डन नहीं पड़ रहा, आपको टैक्स नहीं पे करने पड़ रहे हैं, वैसा होना चाहिए। दूसरा, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। जब भी कंपनी में कैपिटल स्ट्रक्चर बनेगा, कैपिटल स्ट्रक्चर में कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमेशा आती है। दूसरी तरफ आपके पास आता है लीवरेज, डिग्री ऑफ लीवरेज बोलते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा होंगे और कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, यहाँ पे हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी लगा लेते हैं, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। अगर ये कंडीशन आपकी कंपनी में ऑलवेज है तो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर हमेशा रेलिवेंस होना है। मीन्स इक्विटी का हिस्सा ज्यादा हो और डिवेंचर का हिस्सा कम हो, तो हमारे पास रिटेन अर्निंग ज्यादा होने वाली। मीन्स कंपनी हर बार पैसे कमाएगी और प्रॉफिट में जाएगी, क्योंकि हमारे पास बर्डन कम है। डिग्री ऑफ लीवरेज कैसे ज्यादा बताएंगे, हम लोग डिवेंचर को यूज करेंगे, इनके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कम पे करना पड़ता है, प्रेफरेंस रख लेंगे तो हमारे पास नॉलेज, इनसे ज्यादा पैसा हो सकता है कि प्रेफरेंस से ऊपर भी चले जाए, तो कंडीशन हमारी फ्री हो जाएंगे। यूज द डेप्ट डज नॉट चेंज द रिस्क परसेप्शन ऑफ द इन्वेस्टर्स। जब आप डिबेंचर को यूज करते हो तो इन्वेस्टर का रिस्क नहीं होता, क्योंकि कंपनी में जो बंदे पैसा लगाने वाले होते हैं फिक्स इतना तो मिल ही रहा है, मार्केट में डाउन भी होगा तो भी मिलने वाला है, तो भी इसके हमारा रिस्क नहीं होता। हमेशा कहता है इस तरीके से अगर कंपनी में काम चलेगा तो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर हमेशा बेस्ट होने वाला है। ये नेट इनकम अप्रोच बोलती है, जिसको अप्रोच को डुरंड पर्सन है कोई, उसने दिखाया है। उसके बाद दूसरी अप्रोच जो आती है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ये भी वही पर्सन है, थोड़ा टाइम बाद इसने इस चीज को लेके आया था, ऑपरेटिंग इनकम को लेके आया था,
ये भी डूरंट पर्सन ही है, उसने ही इसी अप्रोच को बताया था। इसने बोला कि कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ फर्म इज इनरेलीवेंट, आप किसी एक चीज के ऊपर रह के काम नहीं कर सकते। एनी एवरेज इज लीवरेज विल नॉट लीड टू चेंज इन दी टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म। अगर आपकी कंपनी में, कहता है, ये चीजें बराबर की भी हो जाएंगी ना, तो भी आपकी कंपनी में कॉस्ट ऑफ कैपिटल कभी नहीं आएगा, मतलब आपकी कैपिटल सेक्टर में डाउनफॉल कभी नहीं आएगा। मैं एग्जांपल बोलूँ कि इक्विटी प्लस डिवेंचर, दो चीजें लेके चल रहे हैं। पहले वो बोला था कि ये ज्यादा होनी चाहिए, जैसे एग्जांपल ये 500 है तो ये 100 चल जाएगा, एग्जांपल के तौर पे। आपकी शायद बुक में ऐसा दिया हुआ है, अगर 900 है तो ये 100 में चल जाएगा, नेट इनकम अप्रोच बोल रहे थे। लेकिन जब ये ऑपरेटिंग इनकम में आता है तो ये बंदा ये बोलता है कि अगर ये 50-50 भी हो जाएंगे ना, जैसे कि 500-500 के भी हो जाएंगे, तो भी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर फर्क नहीं पड़ता, अगर आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिल्कुल प्रॉपर लेवल पे चलती है। इस तरह के कैपिटल स्ट्रक्चर में भी कभी कोई कंपनी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी इनकम प्रॉपर होनी चाहिए, इसमें गवर्नमेंट का कोई टैक्स नहीं होना चाहिए, आपकी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मैच होनी चाहिए, मीन्स बराबर होनी चाहिए, तब कोई दिक्कत नहीं आती। एक इन्होंने प्रैक्टिकल करके भी दिखाया, उस प्रैक्टिकल को भी अपने जूम करके दिखा हुआ, इसको लास्ट में हम समझते हैं उन्होंने कैसे बताया, क्योंकि जब भी कोई आप कैपिटल सेक्टर के बारे में देखेंगे इसमें टैक्स कुछ नहीं होते हैं। लास्ट में एक पर्सन है, मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच, जिसको एमएमएम मेथड भी बोला जाता है। ये पर्सन बिल्कुल ही ऑपोजिट चलते हैं। ये पर्सन बोलते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है हमारी कंपनी में दो तरीके से देखे सकते हैं, नेट इनकम अप्रोच इन द एब्सेंस ऑफ टैक्स, इन द प्रेजेंस ऑफ टैक्स। जो दोनों अप्रोच की हैं, अगर कहता है इसमें टैक्स में हम लेके आ जाएं, टैक्स ना लेके आ जाएं, कहता कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर कंपनी का पैसा यूज करने का तरीका बेस्ट है तो कैपिटल जिस मर्जी प्रकार की हो, जैसे तीसरी कंडीशन में आपको बता दूं कि इक्विटी और डिवेंचर इस तरीके से हो जाए कि 20 और 80 के, मतलब 200 या 800 के हो जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर कंपनी कहता है इस पैसे को भी प्रॉपर तरीके से यूज कर रही हो तो कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी इजीली बेस पे काम चला सकती है। हाँ हाँ, कंपनी कहता है इसकी लीवरेज ही प्रॉपर नहीं कर पा रही है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है पैसा उसको वही नहीं पता, तो आपके कैपिटल सेक्टर में प्रॉब्लम आएगी। जैसे मैंने बोला कि टोटल आप सारा पैसा फिक्स एसेट पे लगा दो, और फिक्स एसेट पैसा तो आपके पास जो है यहाँ खत्म करके बिजनेस कैसे चलाएंगे, ये प्रॉब्लम है। अगर ये पैसा कहता आप करंट एसेट में लगाते हो इन्वेस्टमेंट, तो आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा। फिक्स एसेट जो आपको मार्केट से मिल सकती हैं उनको उस तरीके से यूज़ कीजिए, तो आपकी कंपनी बेनिफिट में जाएगी। लेकिन आप इसको अगर प्रॉपर यूज़ नहीं करते हैं तो आपकी कंपनी डाउन हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कहता इन अप्रोच में काम करना है, इनको छोड़ के इसमें भी काम कर सकते हैं, लेकिन पैसे की लीवरेज प्रॉपर होनी चाहिए, ये मोदी मिलनसानी अप्रोच बोलती है। इसके लिए इन्होंने आपके पास एक देखिए पेज नंबर 67 के ऊपर एक चार्ट भी बनाया है, जिसमें सिनेरियो 3 दिखाए हैं। कहता है एक कंपनी के प्रोजेक्ट की कॉस्ट, सब प्रोजेक्ट की 1,000 रुपये 1,000 रुपये 1,000 रुपये, 3 तरीके से दिखा दिया उन्होंने। उसमें सोर्स ऑफ फाइनेंस बता दी, इक्विटी पहले केस में बता रहे हैं, इक्विटी 900 के हैं और डिवेंचर जो है 100 रुपये के हैं। पहला केस जो ये बताता है नेट इनकम अप्रोच के लिए बता रहे हैं। दूसरा केस क्या है, नेट ऑपरेटिंग इनकम, 50-50 कंडीशन में ले गए हो, 500 की इक्विटी कर दिए, 500 का डिवेंचर। तीसरा केस जो हमारे पास दिखाया उन्होंने मोदी मिलर गिलानी अप्रोच का, जिसमें उन्होंने 100 रुपये का इक्विटी दिखा दिया, 900 रुपये का डिवेंचर दिखा दिया। उसके बाद उन्होंने लिखा कैपिटलाइजेशन रेट, जो ये कैपिटल है उसके ऊपर हमारे रेट क्या बढ़ रहे हैं। जब रेट की बात करते हैं 20 रुपये इसका लग रहा है, 20 रुपये इसका, सॉरी इसका 10 रुपये बता रहे हैं, मतलब इसकी कॉस्ट हमारे पास 20% है, इसकी 10 में, ये कैपिटल का रेट है। उसके बाद इसमें आते हैं, सब में यही दिया, इसमें भी यही दिया। कंडीशन तीनों लेने के बाद EBIT लिखा है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं की उन्होंने, सिर्फ अपनी तरफ से एग्ज्यूम की है कि ये तीनों सिनेरियो में जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट 1,000 रुपये, इनमें 3 प्रकार की कैपिटल हमने रखी, उसके हमें ऊपर मार्केट से ये रेट भी लग रहा है। इन तीनों कैपिटल में अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमारी कंपनी को कितना कितना अर्निंग हो रहा है। हम यहाँ पर भी 500 कमा रहे हैं, यहाँ पे भी 500 कमा रहे हैं, यहाँ पे भी 500। ये कंपनी किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट पे किए बिना और टैक्स पे किए बिना तीनों कैपिटल स्ट्रक्चर से 500-500 रुपये कमाती है। अगर इसमें इंटरेस्ट की बात करें, इनमें से इंटरेस्ट को माइनस कर दें, तो इसके ऊपर हमारा जो इंटरेस्ट है वो 10 रुपये है। इसके ऊपर 50 क्यों है, क्योंकि डिवेंचर का रेट कितना है 10%, डिवेंचर का 50 है। यहाँ पे हमारे पास इंटरेस्ट कितना आ रहा है 90 का, क्योंकि हम 80 मान, क्योंकि मैंने 80 लिखा तो 90 लिए, हम 80 मान लेते हैं। ये 80% इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ रहा है। अगर ये पे कर दें तो हमारे पास कहता है अर्निंग बिफोर टैक्स, 500 में से 10 गए तो 490,
450, 410, ये पैसा आ गया। इसके बाद हम लिखते हैं कि अज्यूमिंग नो टैक्स, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं होता। अगर आपके पास टैक्स नहीं है, पैसा तो हम सब जगह कमा रहे हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कहते हैं आप प्रॉपर तरीके से कैपिटल स्ट्रक्चर को मैनेज करते हो, इसको भी मैनेज उन्होंने कर लिया। रेट टैक्स बर्डन बढ़ रहा था, यहाँ पे हम 10% दे रहे हैं, यहाँ पे 10%, यहाँ पे 10%, पैसे जरूर बढ़े लेकिन हमारी इनकम इतनी भी कम नहीं हुई जितनी हम सोच के चलते थे। अगर इसको और प्रॉपर तरीके से मैनेज करोगे तो धीरे धीरे आप डिवेंचर कम कर ही लोगे, लेकिन डिपेंड करता है कि पैसा किस तरीके से यूज करोगे। अगर प्रॉपर यूज करना नहीं आता तो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर हमेशा डाउनफॉल हो जाएगा। मैंने जैसे बोला कि आपको बैंक में फैसिलिटी दे दी क्रेडिट कार्ड की। क्रेडिट कार्ड क्या होता है कि आप पैसे बैंक के यूज कर सकते हो। अगर तो प्रॉपर यूज करोगी, साल महीने के स्टार्टिंग में यूज किया, नई महीना आने से पहले पहले वो पैसे जमा कर दोगे तो आपके ऊपर टैक्स नहीं आएगा। पूरे साल के जो खर्चे हैं सिर्फ वही बैंक आपसे लेगा, 400-500 रुपए भी कार्ड के चार्जेस हैं। अगर वो आपको क्रेडिट कार्ड मिल गया, एक क्रेडिट कार्ड आपने यूज कर लिया, पैसे कहीं से आने दिए, दूसरा क्रेडिट कार्ड बनवा लिया, उसके पैसे यूज कर लिए, भाई इधर लगा देंगे, फिर तो आप धीरे धीरे उलझते चले जाओगे ना, ये पैसा कहाँ से कहाँ कहाँ किसको वापस करना नहीं है। हमेशा बैंक आपको फंसाने की कोशिश यही चीजों में करता है, यही आपके कैपिटल सेक्टर में आता है। डेली लाइफ में आजकल लोग फंसे क्यों होते हैं? ज्यादातर देखो, किस्तें ले लें, किस्तों पे सामान ले लेंगे, किसी को दिखाने के लिए काम नहीं हो सकता। सबसे पहले तो सोच, बिजनेस में भी यही कुछ है, बिजनेस अपने तरीके से चलाना है, किसी के इनकम से ऊपर निकलने के लिए कभी नहीं चला सकते आप लोग। यही लाइफ नॉर्मल लाइफ में चलता है। मेरे पास अगर 10 रुपए है तो मैं उसको कैसे यूज करूँ वो मेरे लिए अच्छा हो सकता है। मेरी डिमांड डिजायर तो बहुत है, लेकिन डिमांड कब निकलती है? जब उन डिजायर को कंप्लीट करने के लिए मेरे पास जो है एक मन में, जो ऐसे बोलते हैं कि एबिलिटी भी है, प्लस उसको पैसे देने के लिए मेरे पास मन में इच्छा भी हो, तब हम उन चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं। ये चीज हमेशा मैटर करती है आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर। इसके ऊपर हम बाकी चीजें हम कल बात करते हैं। कोई पॉइंट ऐसा हो पूछना हो तो देखिए।